हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियो फॉर लर्नर्स। और जैसा कि हम एनटीए यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये हमारा समाजशास्त्रीय अवधारणाएं का लेक्चर 2 है। इससे पहले हमने अभी जो है सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ा है, जिसमें कि हमने पार्सन्स और रेडक्लिफ ब्राउन के सामाजिक संरचना सिद्धांत को जाना है। अब हम आगे देखते हैं उसमें, जो कि संस्कृति है। संस्कृति नेटवर्क, अलग अलग लोगों ने क्या परिभाषा दी है और इसका मतलब क्या होता है, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसलिए बताया जा रहा है और प्रॉपर हिंदी में बताया जा रहा है ताकि इन वर्ड्स से आप फैमिलियर भी हो जाएं, एग्जाम में अगर आए तो कन्फ्यूजन ना रहे। और वीडियोस को पूरा देखने की कोशिश करें, और अगर कहीं पर लगता है आपको कन्फ्यूजन तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। संस्कृति, संस्कृति जैसे कि बहुत फैमिलियर वर्ड है, जो भी आप सभी अगर एमए करे हुए हैं तो सभी ने इसको सुना होगा। संस्कृति क्या होता है, एक सामान्य भी वैसे भी सुना होगा स्कूल में भी, और सोशियोलॉजी में तो सबने सुना ही होगा। संस्कृति, जिसे अंग्रेजी में कल्चर कहते हैं, इसका मतलब है हमारी कोई भी रीति रिवाज या परंपराएं। ठीक है, ये जो रीति रिवाज परंपराएं, ये क्या है, अभौतिक पक्ष है संस्कृति का। ठीक है, क्योंकि संस्कृति दो तरीके की होती है, भौतिक और अभौतिक। ठीक है, इसे हमने कहा भौतिक पक्ष, जिसमें कि हमारे आ जाते हैं जैसे कि कोई भी, जैसे कि हड़प्पा संस्कृति है। ठीक है, जैसे सिंपल से एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझिए, हमने कहा हड़प्पा संस्कृति की हम बात करेंगे, तो हड़प्पा संस्कृति क्या है हड़प्पन कल्चर। देखिए, संस्कृति दो तरीके से है, भौतिक और अभौतिक। जो वहाँ के रीति रिवाज, परंपरा, रहन सहन के बारे में हमें पता चला, वो क्या होगा, हमारा अभौतिक संस्कृति। ठीक है, वो होगा हमारा अभौतिक संस्कृति। और जैसे कि हमें मोहनजोदाड़ो कोई जगह है एक, वहां पर एक हमें क्या मिला, ईंटें मिली हैं, गेहूं के दाने मिले, या अलग अलग तरीके की चीजें मिली, औजार मिले, कोई भी ऐसी चीजें मिली, तो उसे हम कहते हैं भौतिक पक्ष संस्कृति का। सबसे पहले दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि संस्कृति जो होती है भौतिक और अभौतिक होती है। जहां पर कोई पदार्थ मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, उसे हम अभौतिक भौतिक कहते हैं। और जहां कोई रीति रिवाज, परंपराएं, रिचुअल्स होते हैं, उसे हम भौतिक कहते हैं, अभौतिक कहते हैं। ठीक है, संस्कृति, समाजशास्त्र में संस्कृति शब्द का वैज्ञानिक रूप से जो प्रयोग है, यहाँ पर ईवी टाइलर ने किया है। ठीक है, जो हमने आपको बताया, ये फॉर्मल यूनिवर्सल डेफिनेशन है सोशियोलॉजी संस्कृति की। अब हमें संस्कृति को सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखना है, जहां पर आता है संस्कृति का ईवी टाइलर ने संस्कृति का एक जो है अपनी बुक लिखी, प्रिमिटिव कल्चर, जिसमें उन्होंने बताया कि संस्कृति क्या है और उसको हमें कैसे समझना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि किसी भी समाज के एक सदस्य मनुष्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक विधि विधान, रीति रिवाज के अलावा उनकी अन्य संस्थाएं व आदतें शामिल होती हैं। टाइलर ने अपनी पुस्तक में बताया कि जो भी हमारा जो मनुष्य होता है, उसकी विश्वास, कला, नैतिक विधि, रीति रिवाज के अलावा और जो भी उसकी संस्थाएं व आदतें शामिल होती है, इसको उन्होंने क्या बताया है, संस्कृति। ठीक है, इन्होंने कहा ये हमारी संस्कृति होती है। इनके द्वारा सभ्यता और संस्कृति में कोई भेद नहीं है। ठीक है, यहाँ यही समझने वाली चीज है कि इन्होंने क्या परिभाषा दी है। इन्होंने परिभाषा में ये कहा है कि सभ्यता, यानी कि सभ्यता क्या होता है, भौतिक पक्ष होता है संस्कृति का, और संस्कृति में कोई भेद नहीं है। उन्होंने दोनों अवधारणाओं को एक ही अर्थ में प्रयोग किया है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि अभौतिक, भौतिक जो भी है, उन्होंने कहा वो संस्कृति है, और इन्होंने कहा वो इसी के अंतर्गत चली जाती है, संस्कृति के अंतर्गत, जिसे मनुष्य ने अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है। जैसे कि अभी आपको बता दिया, अभौतिक पक्ष और भौतिक पक्ष यहाँ पर वो है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है, टाइलर ने मात्र उच्चारण के नियमों को भी संस्कृति नहीं माना, बल्कि नियमों और आदर्शों के कारण मनुष्य जो व्यवहार करते हैं उसे भी संस्कृति माना है। ठीक है, ये डेफिनेशंस आपको दिमाग में थोड़ी सी रहनी चाहिए, इसलिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ये स्टेटमेंट्स आ सकती हैं और टाइलर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि उनकी क्या डेफिनेशन है संस्कृति को लेके, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के, घुमा फिरा के भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो आपको क्या मालूम होना चाहिए कि संस्कृति क्या है, टाइलर ने क्या क्या चीजें बताई है उसमें। उसने एक तो भौतिक और भौतिक पक्ष को एक साथ कर दिया। दूसरा उसने क्या क्या है कि केवल उसने बोला मात्र आचरण करना, यानी कि हमारा एक व्यवहार करना ही संस्कृति नहीं है। उसने बोला जिन आदर्शों के कारण मनुष्य जो व्यवहार करते हैं, आदर्शों से, विभिन्न नियमों से प्रेरित हो गए, वह भी एक तरीके की संस्कृति है। उसके बाद अब हमें कुछ समाजशास्त्री हैं, ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिनकी हम डेफिनेशंस को एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने संस्कृति को लेके क्या डेफिनेशन दी है। क्योंकि देखिए, ये एक बहुत फैक्चुअल टॉपिक है संस्कृति। ठीक है, बेसिक आपको पता होना चाहिए संस्कृति क्या है, और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डायरेक्ट या तो एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि भौतिक क्या चीज़ है, अभौतिक क्या है। सेकंड, या तो किसी भी फिलोसफर की, सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन दे दी जाएगी, और ये पूछा जाएगा कि ये किसने दी है डेफिनेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं लिंटन की। हिंदी में टाइपिंग में कुछ थोड़ा सा बिंदु और मात्रा की गड़बड़ हो सकती है, इसलिए अंग्रेजी में भी देखें और अपनी बुक में भी देखें लिंटन, क्योंकि
अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इनका नाम लिखा हुआ है। इन्होंने क्या बताया, व्यक्ति संस्कृति की प्रतिछाया है। इन्होंने बोला जो एक मानव है, जो मनुष्य है, वो हम जो है, हम संस्कृति की ही प्रतिछाया है, यानी कि हम संस्कृति से ही बने हुए हैं। बोगार्ट्स आते हैं इसके बाद। उन्होंने क्या बताया कि संस्कृति किसी स्थिति समूह के कार्य करने पर विचार करने की एक प्रकार की रीतियां हैं। मैकाइवर एवं पेज ने बताया संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला, मनोरंजन और रहन सहन, विचार, तरीके की प्रकृति की अभिवृत्ति है। संस्कृति को उन्होंने एक अभिवृत्ति बताया हमारे रहन सहन और मनोरंजन की। सेरोक्विन ने कहा है भौतिक संस्कृति का भावनात्मक पक्ष ही संस्कृति है। इन्होंने कहा कोई भी संस्कृति का जो भौतिक पक्ष होता है, जो कि आपको बताया जैसे कि जो चीज़ें हम देख सकते हैं वस्तुएं, इन्होंने कहा उसका जो भावनात्मक पक्ष है, यानी कि आपका जो उससे लगाव है, वही संस्कृति है हमारी। ठीक है। हावेल आते हैं। हावेल कहते हैं संस्कृति एक मानवीय घटना है, और जॉनसन के अनुसार संस्कृति एक ऐसा तथ्य है जिसे सीखा जाता है या यह स्वाभाविक नहीं होता। शहजाद नहीं है, यह कोई स्वाभाविक व्यवहार नहीं है। ठीक है। उन्होंने कहा कि इसे हम सीख सकते हैं और यह कोई स्वाभाविक व्यवहार नहीं होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं संस्कृति की कुछ विशेषताएं। संस्कृति की विशेषताएं इसलिए मालूम होनी चाहिए कि बाई चांस एग्जाम में अगर कोई इस तरीके से संस्कृति से इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस मालूम होनी चाहिए क्या क्या है। जैसे कि संस्कृति सीखी जाती है, पहली बात। संस्कृति संप्रेषित होती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, यह संस्कृति के बारे में सही नहीं है। ठीक है। तो संस्कृति मालूम होनी चाहिए आपको, ये सीखने वाली चीज़ है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती है, संप्रेषित होती है। और संस्कृति सामाजिक होती है, इसमें समाज की भागीदारी, सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो वैसे भी समाज से जुड़ा हुआ है संस्कृति का भाग तो। और स्थिति में अनुकूलन की क्षमता होती है। संस्कृति क्या करती है, अनुकूलन की क्षमता होती है, यानी कहीं भी एडेप्टेबल होती है, एडजस्ट हो जाती है संस्कृति। और यह सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल होती है सभी जगह के लिए, और इसमें भौतिक और बौद्धिक दोनों प्रतिमान पाए जाते हैं। ठीक। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, जैसे कि पहले ही शुरू में ही बता दिया गया था, भौतिक संस्कृति किसे कहते हैं, जहां पर हमारे कुछ तत्व मिलते हैं, जो कोई हमें वस्तुएं मिलती है, उन्हें हमने भौतिक पक्षों के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैकाइवर एवं पेज ने जिसे सभ्यता का नाम दे दिया है। ठीक है। वीर स्टेट ने अपनी पुस्तक में सोशल ऑर्डर में भौतिक संस्कृति को 13 भागों में विभाजित किया। आपको बस इतना याद रखना है कि भौतिक संस्कृति क्या होती है और अभौतिक संस्कृति क्या होती है। अभौतिक संस्कृति में हमने क्या बताया, जिसमें विवाह, परंपरा, ये सब चीज़ें शामिल होती है। वीर स्टेट ने यहाँ पर भौतिक संस्कृति को जो है 2 भागों में बांटा है, जिसमें उन्होंने एक तो बताया है विचार, जिसमें विश्वास, कथाएं और साहित्य सम्मिलित होते हैं। दूसरा उन्होंने बताया आदर्श व्यवहार। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तो यहाँ मेंशन कर दिया है साथ साथ कि जिसका संबंध विचार से नहीं बल्कि उनके नियमों से है, जिन्हें संस्कृति अपना आदर्श मानती है, जैसे कानून और प्रथाएं। ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। अभौतिक पक्ष में जो वीर स्टेट हैं या वीर स्टेट हैं, इन्होंने क्या बताया है कि अभौतिक संस्कृति के 2 भाग बता दिए। एक तो उन्होंने कहा विचार, जिसमें विश्वास और कथाएं, यानी कि आप विश्वास करते हो कि भाई कोई भी कथाएं हैं, उन्होंने कहा ये एक संस्कृति है। मान लीजिए हम रामायण या महाभारत की कथाएं सुनते हैं तो उन्होंने क्या बोला, एक तरीके से विश्वास व कथाएं, ये भी एक संस्कृति है। दूसरा उन्होंने कहा कि केवल विचार से ही नहीं है, केवल ये सोचना ही संस्कृति नहीं है। उन्होंने बोला कि उन नियमों से भी संस्कृति बनती है जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, जैसे कोई कानून या प्रथा। जैसे कि आप महाभारत सुनते हैं, एक विचार से संबंधित है। ठीक है। और उनका पालन करना, यानी कि जैसे कि चोरी ना करना, एक कानून तरीके से, एक प्रथा है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, पैर छूने चाहिए, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा वो क्या है, एक आदर्श व्यवहार। यह भी एक तरीके की संस्कृति का ही एक पक्ष है। सांस्कृतिक तत्व। ठीक है। यहाँ पर सांस्कृतिक तत्व की बात की गई। सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की सबसे छोटी इकाई होती है। तत्व क्या हो गया, किसी भी संस्कृति में जो छोटी छोटी चीजें पाई जाती है, चाहे वो रीति रिवाज, परंपरा से हो या भौतिक पक्ष से हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक तत्व। जब अनेक सांस्कृतिक तत्व परस्पर में पाए जाते हैं तो उन्हें संस्कृति संकुल का निर्माण होता है। ठीक है। संस्कृति संकुल को क्या बताया उन्होंने, एक विशेष स्थिति का नाम मिल जाता है तो वह संस्कृति प्रतिमान कहलाती है। और जब संस्कृति के प्रति मानव का एक निश्चित सीमा तक विस्तार हो जाता है तो उस स्थिति में सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। तो सांस्कृतिक क्षेत्र क्या हुआ, जब बहुत दूर तक कोई संस्कृति के लोग फैल जाते हैं तो वो हमारा कहलाता है सांस्कृतिक क्षेत्र। ठीक है। जब अनेक सांस्कृतिक तत्व के परस्पर मिल जाने से, जब अलग अलग संस्कृतियां मिल जाएंगी तो हमने क्या बोला, संकुल, यानी कि एक ग्रुप बन जाएगा, सांस्कृतिक संकुल बन जाता है। और जब सांस्कृतिक संकुल को एक विशेष स्थिति का नाम दे दिया जाता है, ठीक है, आपने उसको संस्कृति का एक नाम दे दिया तो उसको हमने क्या बोला, वह एक सांस्कृतिक प्रतिमान। तब वह एक प्रतिमान के रूप में, ये मानव नहीं है, प्रतिमान है, प्रतिमान, तब वह एक सांस्कृतिक प्रतिमान के रूप में आ जाता है। और जब प्रतिमान एक निश्चित सीमा तक विस्तार हो जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए इसे कि सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक प्रतिमान क्या है। देखिए, सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की सबसे छोटी इकाई एवं परिभाषा होती है।
ठीक है। अनेक सांस्कृतिक तत्व जब मिलकर, छोटे छोटे जो सांस्कृतिक तत्व होंगे वो मिलकर क्या बनेंगे, एक संकुल यानी कि एक ग्रुप बनाएंगे। और जब वो संकुल जो होगा और वह एक स्थान विशेष का नाम मिल जाएगा उसे, तब वह क्या बन जाएगा आपका सांस्कृतिक प्रतिमान। जब उसको एक स्थान विशेष में जगह मिल गई और एक नाम मिल गया, तब वह एक प्रतिमान बन जाएगा, एक चिन्ह बन जाएगा। और जब सांस्कृतिक प्रतिमानों का एक निश्चित सीमा तक, यानी कि जब वो फैल जाते हैं काफी बड़े स्तर पर, तब हम उसे क्या कहने लगते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या परिभाषा है इन छोटी छोटी चीज़ों की। उसके बाद हम देखते हैं विस्लर, विल्सर या विस्लर इनका नाम है, समाजशास्त्री हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक मैन एंड कल्चर में सांस्कृतिक तत्व की अवधारणाओं को परिभाषित किया और बताया कि संस्कृति का सबसे छोटा भाग जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने सांस्कृतिक तत्व किसे कहा है कि संस्कृति का सबसे छोटा भाग जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते किसी भी स्तर पर, वही सांस्कृतिक तत्व कहलाएगा। ठीक है, जैसे किसी के गले मिलना या हाथ मिलाना सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत, इन्होंने सांस्कृतिक तत्वों को क्या जोड़ा है, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जो विस्लर है या विल्सर या विस्लर जो है, इन्होंने जो है सांस्कृतिक तत्व किसे माना या सांस्कृतिक तत्व में किसे सम्मिलित किया है। तो जैसे किसी से हाथ मिलाना या किसी से गले मिलना, तो इन्होंने क्या बताया कि एक सांस्कृतिक तत्व है, हमारे छोटी छोटी चीजें हैं संस्कृति की। ठीक है, संस्कृति संकुल, जब व्यक्ति व्यवस्थित क्रम में विभिन्न संस्कृति के तत्व एक दूसरे के साथ मिलकर बनते हैं तो उन्हें सांस्कृतिक संकुल, वही जो अभी पीछे बताया संस्कृति संकुल, जब विभिन्न संस्कृतियों के तत्व मिल जाते हैं तो वो एक ग्रुप संकुल बना लेते हैं। ठीक है, और हर्ष कोविड ने सांस्कृतिक प्रतिमान को सांस्कृतिक तत्वों का ढांचा माना है। ठीक है, ये बीच बीच में छोटे छोटे जो फिलोसफर्स हैं इन लोगों के नाम आते रहते हैं, आप भी फैमिलियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि इनसे डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ हवेल के बारे में, हेवेल के अनुसार संस्कृति संकुल आपस में घनिष्ठ संबंधों का एक जाल है। ठीक है, क्या होता है, संस्कृति आपस में घनिष्ठ संबंधों का एक जाल होता है। सांस्कृतिक क्षेत्र क्या होता है, जैसे कि अभी पीछे बताया गया, सांस्कृतिक क्षेत्र क्या था कि जब संस्कृति बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है तो वो पूरी की पूरी एक समान संस्कृति के लोग जहां पर रहने लगेंगे, वही क्या कहलाएगा आपका सांस्कृतिक क्षेत्र। सर्वप्रथम क्लार्क विस्लर ने इसको बताया है, जब किसी सांस्कृतिक तत्वों का जाल जहां तक हो उसे सांस्कृतिक क्षेत्र माना जाता है, अर्थात जब स्थान पर लोग रहने लगते हैं और विभिन्न संस्कृतियों का निर्माण करने लगते हैं, उसे क्या बताया गया है, क्या स्थिति बताई गई है, सांस्कृतिक क्षेत्र। संस्कृति संबंधी सिद्धांत, संस्कृति से संबंधित कुछ सिद्धांत भी हैं, जैसे प्रसारवादी सिद्धांत, प्रकारवादी सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। इन्हें समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संस्कृति का किस प्रकार के सिद्धांत हैं और किस किसने दिए हैं। लिंटन ने आपका प्रसारवादी सिद्धांत दिया, यानी कि संस्कृति का जो फैलना, प्रसारवादी सिद्धांत। प्रकारवादी यानी कि जो समाज के सभी अंगों को आपस में जुड़ा हुआ मानते हैं, प्रकारवाद, मेलनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया है। विकासवादी सिद्धांत मॉर्गन टाइलर ने दिया है, फ्रेजर और मॉर्गन टाइलर ने दिया है। और स्पेंसर का विकास का, स्पेंसर ने क्या कहा है अपने सिद्धांत में कि जो समाज है वो सरल से जटिल की ओर जाता है। संस्कृति के आधार पर भी यही कहा है कि संस्कृति जो है सरल से जटिल की ओर जाती है। ठीक है, जाती रहती है। संस्कृति के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे जॉनसन ने 4 तत्व बताए हैं, जैसे ज्ञान, विश्वास, मूल्य, मापदंड और संकेत। स्पेंसर ने जैसे 6 तत्व बताए हैं, प्रतीक, मापदंड, लोक साहित्य, कानून एवं विचारधारा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि एग्जाम में ये इसलिए इस टॉपिक में लिखी गई हैं क्योंकि ये पहले काफ़ी बार यहाँ से पूछा जा चुका है कि किसने कितने तत्वों के बारे में बात करी है या इसका सिद्धांत क्या है संस्कृति का, किसने क्या सिद्धांत दिया और सिद्धांत में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं संस्कृति के प्रकार। संस्कृति के कुछ प्रकारों की बात करी गई है हमारे सिलेबस के अंदर, जैसे कि क्रोबर ने 2 प्रकार बताए हैं, जैसे क्षेत्रीय संस्कृति और सार्वभौमिक संस्कृति। देखिए, आपको ये याद करने पड़ेंगे कि जो ये राइटर्स के नाम है, जो ये थिंकर्स के नाम है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। क्रोबर ने बताया क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रोबर ने किस तरीके की संस्कृति बताई है या क्षेत्रीय और सार्वभौमिक संस्कृति के बारे में किसने बात करा है, तो वो किसने किया है, क्रोबर ने। ठीक है, बेयरस्टेड ने 3 प्रकार की संस्कृति बताई है, जैसे विचार, व्यवहार, आदर्श और भौतिक पदार्थ के आधार पर संस्कृति का प्रकार बताया है। ठीक है, ऑलोविन और क्लोफर्ड ने भी 3 प्रकार के बताई है, जैसे अपराधियों की उपसंस्कृति, संघर्ष उपसंस्कृति और पिछड़ी उपसंस्कृति। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इन तीनों को यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि संस्कृति के प्रकार, और ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि संस्कृति के प्रकार क्या होते हैं, वहां पर ये नाम दे दिया जाएगा, जैसे अपराधियों की उपसंस्कृति, संघर्ष या उपसंस्कृति, पिछड़ी उपसंस्कृति, ये किसने दी है, तो 4 लोगों के नाम दे दिए जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए ओहलिन और क्लोवाद ने जैसे बताया ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन 3-4 लोगों के नाम दे दिए गए। इसके अलावा आप जहाँ से भी पढ़ते हैं उनको भी पढ़ सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। बेयरस्टेड का नाम बार बार आता है, इनका भी आपको मालूम होना चाहिए कि विचार, व्यवहार, आदर्श और भौतिक आधार पर इन्होंने जो है संस्कृति के प्रकार के बारे में बताया है।
नेक्स्ट आता है हमारा संस्कृति के कुछ चरण। इन्हीं समाजशास्त्रियों द्वारा संस्कृति के कुछ चरण भी बताए गए हैं। जैसे मॉर्गन ने बताया है कि हमारी एक असभ्य रूप में जब हम होते हैं, असभ्य यानी जब आदि मानव जैसे था तो वह भी एक संस्कृति थी। बर्बर जब कृषि पशुपालन शुरू होता है तब एक समाज आता है तो वहाँ की अपनी संस्कृति थी। फिर सभ्य जो कि मॉडर्न सोसाइटी आज है, इसमें भी अपनी एक संस्कृति पाई जाती है। तो मॉर्गन ने 3 स्तर बताए हैं। स्पेंसर ने 4 स्तर बताए हैं। जैसे कि उसने बताया शिकारी व्यवस्था में एक संस्कृति होगी, कृषि व्यवस्था में होती है और फिर औद्योगिक व्यवस्था में संस्कृति होती है। एस.सी. दुबे ने भी 6 स्तर बताए हैं। जैसे कि आदि पाषाण, पुरा पाषाण, नवपाषाण काल में उन्होंने इन सभी लोगों ने बताया कि इन सभी स्तरों पर इंपॉर्टेंट ये है कि इन सभी चरणों पर संस्कृति का उद्भव हुआ है और इन सभी स्तरों पर संस्कृति बनी है। ठीक है। एंड इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा नेटवर्क, जो कि लास्ट टॉपिक है इसका, इस लेक्चर का। नेटवर्क, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है इस तरीके का कुछ, नेटवर्क जिसमें लिखा है नेटवर्क, यही नेटवर्क है। आपको ये डायग्राम दिमाग में रखना है कि नेटवर्क का मतलब क्या है, आपस में जुड़ा होना चीज़ों का। ठीक है, ये एक तरीके का नेटवर्क है। ये न्यू सिलेबस है, इस न्यू सिलेबस में नेटवर्क को दिया गया और यहाँ जो नेटवर्क हम देखेंगे वो बेसिकली सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ नेटवर्क है। यूट्यूब के थ्रू आप हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं, ये भी एक तरीके का नेटवर्क है जो हमने बनाया हुआ है, वर्चुअल नेटवर्क जिसे हम कहते हैं, ये नेटवर्क बनाया हुआ है। फेसबुक के थ्रू आप लोगों से जुड़े हैं, वो भी एक नेटवर्क है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब क्या है, वर्चुअल वर्ल्ड है। ठीक है, जिससे आप जा नहीं सकते, बट आप दूर से बैठे बैठे यहाँ से आप अमेरिका के इंसान से दोस्ती कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये क्या है, एक नेटवर्क। वर्तमान में जो नया सिलेबस है ये न्यू स्टडी है हमारी सोशियोलॉजी में, तो नेटवर्क को इसीलिए यहाँ जोड़ दिया गया है। और देखिए इसे समझने की कोशिश करते हैं, नेटवर्क क्या है। ठीक है, व्यक्तियों या संगठनों को आपस में जोड़ने वाली एक संरचना, जिसे सोशल नेटवर्क या फिर सामाजिक जालक्रम भी कहा जाता है। जैसे कि बताया, लोगों को, व्यक्तियों को आपस में जोड़ने का एक क्रम है ये नेटवर्क। ठीक है, और इसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, समूह, संगठन किसी न किसी प्रकार से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि केवल एक इंसान जुड़ा रहेगा या केवल एक ही व्यक्ति जुड़ सकता है। तो इसमें क्या होता है, सभी लोग आपस में जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे परिवार से लेकर राष्ट्र तक के अनेकों स्तर पर देखा जा सकता है। किसी भी व्यवस्था में या व्यवस्थाओं में आगे बढ़ने या उन्हें परिवर्तन करने के लिए भी, लक्ष्य प्राप्ति आदि के लिए भी सामाजिक नेटवर्क की अहम भूमिका होती है। ठीक है, देखिए नेटवर्क की कोई एक परिभाषा आप दे नहीं सकते हैं। जो हमने यहाँ परिभाषा दी है, एक 2-3 लोगों की परिभाषा को जोड़कर यहाँ लिखा गया है। ठीक है, ऐसा ना समझे कि यहाँ कुछ और है वहाँ कुछ और है। आपको जो एक बेसिक सबसे सही लगे समझने के लिए आप उसको याद रखें। एक तरीके से बस इतना याद रखें कि एक जाल है एक तरीके का नेटवर्क, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। तो समझ लीजिए यही एक जाल है और इसमें सब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यहीं पर ही आप इसको संरचना से भी जोड़ सकते हैं, सामाजिक संरचना। तो ये नेटवर्क की क्या है, एक संरचना है। देख रहे हैं आप, ये फैक्टर बना हुआ है पूरा पूरा। तो क्वेश्चन हो सकता है कुछ कनेक्ट करके जोड़ दें, सामाजिक संरचना से नेटवर्क को जोड़ दें, नेटवर्क से संरचना को जोड़ दें। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखें अपनी और चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ वर्तमान समय में सोशल नेटवर्किंग साइट की बात की गई है। ठीक है, जो यहाँ नेटवर्क का बताया गया है इस टॉपिक में, वो जनरली इंटरनेट से जुड़ा हुआ है कि एक माध्यम है, विष्णु नहीं है, एक माध्यम है और जो कि विश्व भर में, ये विष्णु नहीं है, ये विश्व भर में प्रचलित हो चुका है। ठीक है, पूरे विश्व में, जिसमें व्यक्ति किसी को जानता है, मित्र बनाता है, उसे पसंद करता है, नापसंद करता है। और ये क्या है, लोगों का एक समूह भी है जिसमें लोग मिलते हैं। ठीक है, कैसे, पर अप्रत्यक्ष रूप से। आप फेसबुक पे लोगों से कैसे मिल रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। आप अभी एक्टिव नहीं है, कोई इंसान आपको मैसेज करके जा चुका है। ठीक है, या आपकी किसी फोटो को लाइक करके जा चुका है। तो क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से भी वो आपसे किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है और इंटरनेट के माध्यम से। और इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, एक इंटरनेट है। ठीक है, और वो इंटरनेट के माध्यम से ही हम इसमें जुड़े रहते हैं। तो नेटवर्क एक छोटी सी एक यूनिट यहाँ पर बनाई गई है नेटवर्क के बारे में। तो आप याद रखें कि नेटवर्क क्या है, सिंपल है। क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है पर संभावना है पूरी, क्योंकि नए सिलेबस में जुड़ा है कि नेटवर्क क्या होता है। डायग्राम से याद रखें कि इस तरीके से चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में, ये एक तरीके का नेटवर्क ही बना रही है। और जनरली जो सोशियोलॉजी के सिलेबस में पूछा जा रहा है, ये जो हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इससे जोड़ा गया है इस नेटवर्क को पूरी तरह से। ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेजी में भी नेटवर्क है और हिंदी में भी नेटवर्क लिखा गया है सिलेबस में इसे। ठीक है, तो याद रखें कि नेटवर्क का मतलब आपस में लोगों का जुड़ना, और खासकर नेटवर्क का नाम आया है तो इंटरनेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरनेट भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा आपको। एंड वीडियोस को देखें अच्छे से, 2-3 बार देखें, समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियोस पहुंचाएं। यूजीसी नेट के लिए बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। एग्ज़ाम अभी आगे डिले चल रहा है, जब तक होगा, जब तक हमारा जो सिलेबस कंप्लीट होगा हम तब तक उसको आगे बढ़ा देंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अब हम नेक्स्ट में जो है इसी के आगे कुछ टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे कि डायस्पोरा है और विवाह समुदाय के बारे में है, तो हम उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।